अखबार में देखेंगे तो बस वही आ रहा है कि ताड़मेटला में 76 लोगों को मारा तो हिड़मा ने मारा। झीरम घाटी में जो हुआ तो वो हिड़मा ने किया। वो क्या मांग रहा था? वो कोई लाल किला में लाल झंडा नहीं मांग रहा था, जिसका हम लोग विरोध करते हैं कि भाई लाल किला में लाल झंडा कराना है तो चुनाव में आइए, है ना। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मांगे हैं उसकी, है ना। वो कह रहा है कि पैसा लागू होना चाहिए, वो कह रहा है कि फॉरेस्ट पर हमारी बात होनी चाहिए। माओवादी आंदोलन तो खत्म हो जाएगा, मतलब माओवाद तो कभी खत्म नहीं हो सकता था, पर बस्तर में जो नक्सली आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मुद्दे आदिवासियों ने उठाने की कोशिश की, जो मुद्दा तो हिडमा अ, उठाना चाह रहे थे, उसमें इतना सब होने के बावजूद भी कुछ करना तो बहुत दूर की बात है ना। पिछले 2 सालों में हिडमा ने शांति के लिए बहुत प्रयास किया। मैं चूंकि उसका हिस्सा रहा हूं इसलिए मैं बोल सकता। नमस्कार। मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप टाइप पर। और इस बीच हम एक और घटना हुई है बस्तर में, जहां पर नक्सलियों का जो आदिवासी नेता थे, हिड़मा जो है, वो मारे गए। और उसके बारे में बात करने के लिए हमने पहले भी, जब नक्सली मारे गए थे, तो ज़्यादातर आंध्र से आए हुए तेलुगु और तेलंगाना के नेता थे। तो तब हमने शुभ्रांशु से बात की थी, और फिर हमारे साथ शुभ्रांशु हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है शुभ्रांशु, और इस बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो इसको कैसे देखें, क्योंकि ये जो मैं जो समझ पाया, जो पहले बात हुई थी कि आप बता रहे थे कि नक्सलवाद जो बस्तर में है उसमें ज़्यादातर नेता जो थे वो तेलुगु और थे, जो तेलंगाना और आंध्र के थे। आदिवासी लोग ज़्यादातर जो है नीचे के थे, उनमें प्यादों की तरह उनका इस्तेमाल किया जाता था। पर ये जो हेडमा है, ये एकमात्र उनके आदिवासी लोगों की नुमाइंदगी करते थे उसमें। और पहले भी जो ये बात हुई थी कि वो शांति प्रस्ताव बातचीत के बात कर रहे थे, पर उनको अब मार डाला गया। तो इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए बस्तर के लिए, बस्तर के लोगों के लिए, और नक्सलवाद के भविष्य के लिए? तो निधीश, अंत में कहानी वही निकल के आ रही है कि आदिवासी के साथ विश्वासघात किया गया, जो कि हमेशा से कहानी रही है। और ये हिडमा की हत्या, उसको हत्या ही कहना चाहिए, के बाद भी अभी वो पूरी तरह से कंफर्म चीजें नहीं है। पर जो समझ में आ रहा है कि स्पिन डॉक्टरिंग जो कि माओवादियों ने किया था हिडमा और आदिवासियों के बारे में, वही आज भी प्रेस में और जो नॉर्मल नैरेटिव जिसको कहते हैं उसमें दिख रहा है कि हिडमा बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था, बहुत बड़ा आतंकवादी था और उसको मार दिया गया। तो ये बहुत खुशी का मौका है, बहुत हमको जश्न मनाना चाहिए। देखिए, माओवाद तो वो खत्म हो रहा है बस्तर में, हिंसा की राजनीति खत्म हो रही है, ये जरूर अपना जश्न का विषय है। पर जिस तरह से हिड़मा के साथ व्यवहार हुआ, उस पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही है। वही मैं आपसे बताना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि हिड़मा जो है वो एकमात्र तो नहीं लेकिन सबसे बड़े आदिवासी माओवादी नेता थे, और उनकी इसी हफ्ते हत्या हुई आंध्र प्रदेश में। तो मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि माओवादी आंदोलन मूलतः तेलुगु नेतृत्व वाला था बस्तर में। इसकी शुरुआत तो बंगालियों ने की थी, मतलब सब जगह शुरुआत हुई, पंजाब में भी हुआ, बंगाल में भी हुआ, आंध्र में भी हुआ। लेकिन जो इसका करंट फेज है उसकी शुरुआत बंगाल से हुई, और फिर जब बिहार होते हुए वो आंध्र प्रदेश पहुंचा जो कि बस्तर में पहुंचा, तो उसमें नेतृत्व ज्यादातर तेलुगु था। और वो हिंसा की ही राजनीति पर विश्वास करते थे। और धीरे धीरे आदिवासी हिड़मा जैसे आदिवासी उनके साथ जुड़े,
जैसा आपने भी कहा कि वो पैदल सैनिक की तरह ही उनका उपयोग किया गया। पर जो नैरेटिव की बात है, जो मैं यूँ आपसे विस्तार से बात करना चाहता, क्योंकि ये आपका एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर लंबी बातचीत की जा सकती है। ये मैंने पहले भी नोटिस किया था 2009 में जब मैं फिल्मा के साथ मिला था। तो उस समय से ही ये तेलुगु लोगों के द्वारा, जिनको मैं चाणक्य कहता हूँ, हम भी उसमें शामिल हैं। वही चौधरी जी, मिश्रा जी, राव साहब, रेड्डी साहब, उन लोगों ने एक स्पिन डॉक्ट्रिन शुरू की थी कि हिडमा जो है वो बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट है, बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। और आज भी हिडमा की मृत्यु के बाद आप अगर अखबार में देखेंगे तो बस वही आ रहा है कि ताड़मेटला में 76 लोगों को मारा तो हिडमा ने मारा। झीरम घाटी में जो हुआ तो वो हिडमा ने किया। तो कुख्यात दुर्दांत जो ग्रेटेस्ट टेररिस्ट का जो पदमा है, वो सारे विशिष्ट वहां पे डाल दिए जाते हैं। वो माओइस्ट ने शुरू किया। माओइस्ट के जो ब्राह्मण नेताओं, ब्राह्मण कोई कास्ट नहीं है यहाँ पर, हम सब किसी खेल में शातिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने वो शुरू किया। और पर मैं जो आपको कहानी बताना चाहता हूँ कि वो पिछले 2 साल की, कि देखिए, आप जानते हैं कि 1% लीडरशिप तेलुगु मूलतः था, जो कि लीडरशिप में था, जिसको वो सेंट्रल कमेटी कहते हैं। और ये कहानी शुरुआत होती है 16 जनवरी 2024 में। ये एक वर्षक मोमेंट, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, एक बदलाव की शुरुआत उस दिन होती है। 2010 के बाद से सरकार ने कैंप लगाने शुरू किए पूरे बस्तर में। ये स्ट्रेटेजी थी, पहले की स्ट्रेटेजी थी कि जिसको कलवा जुड़ूम हम लोग कहते हैं, स्ट्रेटेजिक हैमलेटिंग, कि मछली और पानी को अलग करो, वो काम नहीं हुआ। उसमें सफलता नहीं मिली। तो 2010 के बाद से ये कैंप लगाना शुरू हुआ। लेकिन 2019 के बाद इसमें बहुत तेजी आई। और 2023 में जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आई छत्तीसगढ़। केंद्र में तो बीजेपी की सरकार पहले से थी। तो दिसंबर 23 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई। और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि अ, हम लोग कोशिश कर रहे थे इन द सेंस कि जो समाज चाहता था, जो आदिवासी समाज चाहता था कि ये हिंसा की राजनीति बंद हो। और ये जो आदिवासी लड़ाके हैं, वो समाज से आए हैं, वो ट्रांसप्लांट नहीं है, वो पैरासूट जो हम लोग जर्नलिज्म में कहते हैं, तो ये पैराशूट रिवोल्यूशनरी नहीं है ये। जैसे हिडमा ने तो मुझे कहा था कि मैं तो रिवोल्यूशनरी भी नहीं हूँ, मैं तो माओइस्ट भी नहीं हूँ, मैं तो कम्युनिज्म भी नहीं समझता हूँ। मेरी लड़ाई सिर्फ जंगल, मेरी लड़ाई आदिवासियों की इज्जत बचाने की लड़ाई है, उनकी अस्मिता, उनका जो ऑटोनमी, ये सब बातें हम हिडमा बार बार करते थे। तो ये कहानी 16 जनवरी जो मैंने कहा, तो ये लगातार जब कैंप लग रहे थे तो एक बड़ा हमला माओवादियों ने प्लान किया। एक पामेड़ एक जगह है बीजापुर जिले में, वहाँ एक चिंतावागु नदी है, उसके बगल में धर्मावरम में एक सीआरपीएफ कोबरा आर्मी का एक कैंप लगाया था। और माओइस्ट ने बहुत बड़ी तैयारी की कि इसका जवाब हमको धर्मावरम कैंप में एक बड़ा हमला करके देना है। और ये जो कैंप लगाने की जो रणनीति है, उसको बेस्ट करना है। तो इन्होंने क्या किया कि इनके डिविजन्स होते हैं। तो बस्तर में शायद 10 या मुझे मालूम नहीं टोटल कितने डिवीजन है। तो दक्षिण बस्तर के जितने भी डिवीजन हैं, उनको इकट्ठा किया। और एनआईए ने बाद में रिपोर्ट दी कि उन लोगों ने रेकी करने के लिए एक कैंप बनाया था और वगैरह वगैरह। तो बहुत उसका बड़ा प्रचार हुआ था कि उन्होंने अपने स्पेशल कैमोफ्लेज घास के कपड़े बनाए थे, कपड़े तो नहीं, और वो सब पहन के हमला किया था। ये सब तो खूब आया अखबारों में। और माओवादियों ने एक प्रेस नोट निकाला था कि 35 जवानों को उन्होंने मारा है धर्मावरम में।
और पुलिस का प्रेस था कि 9 लोग घायल हुए। ये सब कोई जानते हैं। पर जो प्रचारित नहीं हुआ, वो जो 16 जनवरी को जो घटना हुई, उसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये एक रेयर ओकेशन था जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए। देखिए, ये एक सीक्रेट पार्टी है, तो इनकी जो मीटिंग्स होती हैं वो बहुत नहीं हो पाती है। और जब सरकार का दबाव बढ़ रहा था तो और मीटिंग्स करना बहुत मुश्किल था। तो 16 जनवरी को जब ये डीवीसी, यानी जिसको डिविजनल कमेटी कहते हैं, वो लोग मिले, तो जो उनके दिमाग में बहुत समय से था, जो समाज उनको आदिवासी में हमेशा कहता हूँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में काम करते हैं, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उनको भी समझ में आया और उनको समाज ने जो बोला, उसको उन्होंने कागज में लिखा। और वो मुझे बताया उन्होंने, लिख कर इन्होंने ये लिखा। और उसमें मुख्य बात ये थी कि इतने कैंप आ गए हैं कि अब लोगों से मिलना भी हम लोगों का मुश्किल हो गया है, लोगों की मदद मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। पार्टी को हमारे जो अस्त्र हैं, बहुत क्लियर नहीं था वो पत्र, पर अस्त्र को डंप करना चाहिए, जिससे कि मतलब इंडिकेशन ये था अभी बाद में जरूरत हो तो हम निकाल सको। पर अस्त्र छोड़ के एक नई रणनीति की तरफ जाने के लिए एक पत्र लिखा। और हिडमा जी, क्योंकि वो भी दक्षिण बस्तर के हैं, वो पीएलजी जो उनकी जो बटालियन है, एकमात्र बटालियन है, उसके प्रमुख हैं। और हिडमा उस समय सीसी में नहीं थे, सेंट्रल कमेटी में नहीं थे। तो सुजाता, जो कि दक्षिण बस्तर की इंचार्ज है, वो भी सीसी में नहीं थी। उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि इस पत्र को सीसी के सामने प्रस्तुत किया जाए, जो कि ऑल इनकम्पैसिंग, मतलब वो सबसे बड़ी उनकी जो निर्णायक समिति है, इसके ऊपर ही पॉलिट ब्यूरो होता है, तो सीसी में इसको दे जाए। ये वही समय है जब छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री विजय शर्मा, उन्होंने भी एक प्रस्ताव दिया कि बातचीत करना चाहिए। और हिडमा को ये जिम्मेदारी दी गई कि ये तो सिर्फ बस्तर के, दक्षिण बस्तर के डीवीसीज का प्रस्ताव है। आप जिसको और भी जितने डीवीसीज हैं, तो जैसे दंडकारण्य स्टेट है, तो उनसे भी आप चेक कीजिए। और हिडमा ने वो किया, जैसा मुझे बताया गया। और उसको लगभग सभी डीवीसीज का, तो डीवीसी में 100% लोग आदिवासी हैं जैसी मेरी समझ है। उसका लीडरशिप जो है, जिसको सेक्रेटरी कहते हैं, वो लगभग 100% तेलुगु। जैसे सुजाता यहाँ पे दक्षिण बस्तर की इंचार्ज की, उन्होंने को सरेंडर किया। सुजाता किशन जी, इनको हम बोलते हैं, जिनकी भी हत्या हुई थी बंगाल में, उनकी विधवा है। उन्होंने थोड़े दिन पहले तेलंगाना में सरेंडर किया। तो वो लेकर गई उस पत्र को सीसी में, और उस समय सीसी में कोई भी स्थानीय आदिवासी नहीं था। और जो होना था वही हुआ कि सीसी ने, यानी सेंट्रल कमेटी ने आदिवासियों के उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और इस बीच में हिडमा को सारे डीवीसी से, मतलब जितने भी नॉर्थ बस्तर, गढ़चिरौली, उड़ीसा, सबसे ये समर्थन मिला कि नहीं, अब हिंसा छोड़कर नई रणनीति में काम करने का समय है। लेकिन ऊपर के लीडरशिप से तो वो नहीं हुआ। आ, वहां से, पर जैसे ये कहानी एक क्यों, एक गुब्बारे को पंचर करने वाली जैसी कहानी है। मतलब वो प्रस्ताव तो पास नहीं हुआ, लेकिन उसने जो काम करना था वो कर दिया था उस पत्र ने। अब वो स्नोबॉल होना शुरू हुआ। अब ये सब कहानियां मैं अभी तो नहीं, मतलब पिछले 1 साल से जिन्होंने सरेंडर किया, जैसे वेणुगोपाल थे, उनसे सुनता रहा। तो धीरे धीरे सीसी के कुछ लोग भी इसके पक्ष में आए। तो वेणुगोपाल प्रथम थे। इस बीच में हिरमा को भी सीसी में ले लिया गया था। एक और आदिवासी है रामदेव, इनको भी पीसी में लिया गया था। रूपेश, जो कि ऑफ कोर्स नाम रूपेश नहीं है। तो कुछ लोग सीसी से भी इस पत्र के पक्ष में आना शुरू किया। और
वेणुगोपाल ने मुझे बताया कि जो उनके सेक्रेटरी है, मतलब माओइस्ट पार्टी में जो प्रमुख होता है उसको सेक्रेटरी कहते हैं, जिनकी हत्या हुई, नंबला केशव राव, अपनी मृत्यु के, उनकी भी हत्या हुई के पहले वो भी इस प्रस्ताव के पक्ष में आ गए और उन्होंने भी इंटरलोक्यूटर्स से संपर्क करना शुरू किया, जिनसे मैं भी टच में था। और उन्होंने सीसी के और सदस्यों को ये पत्र लिखना शुरू किया कि अब बदलाव, स्ट्रैटेजी में बदलाव करने का समय है, पर निर्णय जो है वो सीसी ही लेगा, निर्णय जो है सेक्रेटरी अकेले नहीं ले सकता। मैं ये सब कहानियां क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट है हिडमा का जो इमेज आज भी जो नैरेटिव दिखाया जा रहा है सब तरफ से, वो जाहिर तौर पे या तो वो जानबूझकर इसमें चुप हैं, या वो उसको इस तरह से, इसमें सहूलियत है सबकी कि इसको इस तरह से ही कहा जाए। हाँ, कि हिडमा जो है वो बस भला केशवराव के बारे में कहते हैं कि उस समय जो शिफ्ट हुआ था कि पहले उनके जो लीडर्स होते थे वो हेडमास्टर टाइप होते थे, और जो अब लीडर हैं वो फाइटर टाइप है, सेंट्रल मिलिट्री का कमीशन से, जैसे नंबला केशव राव थे, अभी जो बने जो देव जी वो भी। तो पूरा जो शिफ्ट आइडियोलॉजिकल वॉर से मिलिट्री वॉर की तरफ जो किया था, वही इमेज हिडमा की पेश की जा रही है। वो हिडमा नहीं थे ऐसा नहीं है, मतलब वो एक हिंसक राजनीति का बड़ा हिस्सा थे और उन लोगों ने बहुत आतंक मचाया है पिछले 40 सालों में, हजारों लोगों की हत्या की है। तो हिडमा कोई गांधी थे ये नहीं हम कह रहे हैं। पिछले 2 सालों में हिडमा ने शांति के लिए बहुत प्रयास किया। मैं चूंकि उसका हिस्सा रहा हूं इसलिए मैं बोल सकता, पर इसकी कोई चर्चा बाहर नहीं हो रही है, शायद जानकारी भी नहीं है। तो लेकिन जो आखिरी दिनों में जो हिडमा के साथ हुआ वो भी जानना जरूरी है। तो जो सीसी के लोग हैं, तेलुगु सीसी के लोग हैं, जिन्होंने इस पत्र का समर्थन किया, जिनसे मैं लगातार बातचीत कर रहा था, वेणुगोपाल, रूपेश, उन्होंने अपनी 3 मांगे सरकार से बनवा दी, और उन 3 मांगों का आदिवासी हित से कोई लेना देना नहीं था ना, कि हम जब छूटेंगे तो हमारे ऊपर कोई केस नहीं रहेगा। उनका जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था, मूलवासी बचाओ मंच, उस पे मतलब वो आदिवासी से जुड़ा हुआ है, कि उस पर कोई बैन आगे नहीं रहेगा। पर जो हिडमा जो बात बार बार कह रहा, बातचीत जो है पेशा पर होनी चाहिए, बातचीत जो है फॉरेस्ट राइट पर होनी चाहिए, बातचीत जो है आदिवासी अस्मिता पर होनी चाहिए, उसकी कोई चर्चा ये जो रूपेश और इंटरलोक्यूटर्स के बीच में और विजय शर्मा गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के बीच में हुई, उसका उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। और इस बीच में वेणुगोपाल लगातार सरेंडर की कोशिश करते रहे। उन्होंने पहले अपनी पत्नी का सरेंडर कराया महाराष्ट्र में, तो वो अपना रास्ता बना रहे थे। रूपेश आ, तेलंगाना में अपना रास्ता बना रहे थे, पर आदिवासी कहाँ जाएगा ना। अब उसका तो कोई तेलंगाना में सेटिंग नहीं है, उसकी महाराष्ट्र में कोई सेटिंग नहीं है। पर बहुत सारे आदिवासी रूपेश और वेणुगोपाल के साथ में जुड़े, उन लोगों ने सरेंडर किया, पर हिडमा नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, कि मैं जो बात करना चाहता हूं वो आदिवासी मुद्दे पे बात होनी चाहिए। तो रूपेश, वेणुगोपाल, एक मिनट, अगर इंटेलिजेंस से पॉज की, तो आप ये कह रहे हो कि हिडमा, क्योंकि पिछले बार जब सरेंडर हुआ उसके पहले जब लोग मारे गए, तो मेरे ख्याल से 3 भागों में जो नक्सल नेतृत्व तो बटा। एक एक तो वो जो मारा ही गया, दूसरा वो जो बचा और उसने आत्मसमर्पण करना चाहा और उन्हें वो मिल गया एक पैसे, तीसरे वो जो अभी भी कहीं ना कहीं छिपे बैठे हैं और वो कहते हैं कि हाँ, वो भी अपने प्रेस नोट जारी करते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हाँ, हमारा रास्ता तो अभी रहेगा। आप ये कह रहे हो कि हिडमा आत्मसमर्पण करना चाहता था, पर वो चाहता था कि ये, क्योंकि उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था उस समय, और शायद आपकी उस समय भी आपने पिछली बार बताया भी था ये, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि हिडमा आत्मसमर्पण के लिए तैयार था, पर वो चाहता था कि इन विषयों पे बात हो जिसको लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई, न पार्टी के उनके अपने मतलब उनकी
सीसी में या फिर सरकार के साथ, या जो लोग बीच के इंटरलोक्यूटर थे उनके साथ, आप ये कह रहे हो? नहीं, सीसी तो इन्वॉल्व ही नहीं था, क्योंकि सीसी की बैठक नहीं हो पाई। ये लोग लगातार मांग करते रहे सरकार से कि 1 महीने का आप सीज फायर कीजिए। पहले शायद 3 महीने कह रहे थे, 6 महीने कह रहे थे, लास्ट में कहा 1 महीने, जिससे हम सीसी में बैठक कर सकें। तो सीसी तो इन्वॉल्व पूरी तरह से नहीं था, सेंट्रल कमेटी नहीं था। पर इडमा ने सरेंडर नहीं किया। वेणुगोपाल और रुपेश जैसे नक्स तेलुगु नेताओं और उनके साथ जो 250 लोगों ने सरेंडर किया, वो उसने एक स्टैंड लिया कि हम आदिवासी मुद्दे पर बात करेंगे तभी सरेंडर करेंगे। और हिडमा जो नया लीडरशिप है, जो आपने कहा, जो देवजी के नाम से अभी है, वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के हेड थे, जैसे नंबला केशवराव पहले थे, उनके साथ चले गए और उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा और मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। लेकिन इस बीच में सरकार की जो ये रणनीति है बहुत सफल है, क्योंकि न सिर्फ इसको डबल इंजन सरकार आप लोग कहते हैं, दिल्ली से सपोर्ट था और अब रायपुर से भी पूरा सपोर्ट था। और साथ में जो मूल बात है, सबसे जरूरी बात है कि लोगों का समर्थन था। लोगों को इंफॉर्मेशन पुलिस को मिल रही थी, और जो प्रमुख भूमिका निभाई वो, जिसको आप लोग डीआरजी कहते हैं, जिसमें सरेंडर्ड माओवादी हैं और स्थानीय लड़के लड़कियां हैं, तो वो बहुत सफल हुए। और जो आखिरी दिनों की कहानी है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हिडमा चले गए देवजी के साथ, सरेंडर नहीं किया, और वो लगातार बात करते रहे। उनकी जो आखिरी चिट्ठी आई, और वो उनके मरने के बाद आई, अनफॉर्चुनेटली। समाज के जो एक इंटरलोक्यूटर थे आदिवासी समाज के, उनके पास उन्होंने भेजा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, पर वही बात, मैं पेशा और फॉरेस्ट टाइप पे बात करना चाहता हूँ। अभी यही लोग आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप है कि जो हिडमा का लोकेशन है वो देवजी ने, यानी जो कि अभी लीडरशिप है, जो अभी तेलंगाना में है, और वो तेलंगाना सरकार के साथ में है। इसमें कितनी सच्चाई है और ये नहीं मालूम है, पर जो लोग उनसे मिले हैं हाल फिलहाल में, उन्होंने ये बताया कि ये लोग के पास अभी एक थार जीप है, मतलब कोई ऐरा गैरा जीप नहीं, और उसी में हिडमा भी आते थे, उसी में ये तमाम लोग थे। तो जैसे कि वेणुगोपाल ने निकलते ही और निकलने के पहले भी मुझे बताया था कि जो तेलंगाना कमेटी है, मतलब जो अभी लड़ रही है, जो देवजी के नेतृत्व में है, उसको तेलंगाना सरकार ने पूरा समर्थन देने का वादा किया है। न सिर्फ पैसा बल्कि अस्त्र शस्त्र। इसमें कितनी सच्चाई है हमें नहीं मालूम है, पर इनका आरोप है, अभी इस आरोप में क्या सच्चाई है पता नहीं, कि तेलंगाना सरकार के साथ मिलके इन लोगों ने जो मिसगाइड किया हिडमा को, और उनको आंध्र प्रदेश भेजा गया। क्योंकि अब आंध्र प्रदेश में इक्वेशन ठीक बनता है, आंध्र प्रदेश में एक एनडीए के स्टेट पार्टी की सरकार है। तो और उनको इसलिए मारा गया क्योंकि वो भी अंत तक सिर्फ सरेंडर के लिए तैयार नहीं थे। वो ये बोलते रहे कि आदिवासी मुद्दे पर बात होनी चाहिए, कुछ बातें सरकार को माननी चाहिए। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि ये माओवादी आंदोलन तो खत्म हो जाएगा, मतलब माओवाद तो कभी खत्म नहीं हो सकता था, पर बस्तर में जो नक्सली आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मुद्दे आदिवासियों ने उठाने की कोशिश की, जो मुद्दा हिडमा अ, उठाना चाह रहे थे, उसमें इतना सब होने के बावजूद भी कुछ करना तो बहुत दूर की बात है ना सर। ये मतलब वो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो बातचीत को भी तैयार नहीं हुई। मतलब हिडमा, हम लोग जिसको अंग्रेजी में लास्ट नेल इन द कॉफिन है, उसकी हत्या के साथ तो अब सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ तक माओवादी आंदोलन का प्रश्न है, क्योंकि अब कोई आदिवासी तो उनके साथ में लगभग नहीं होगा। और थोड़े मोड़े नेता हैं जो कि तेलंगाना के संरक्षण में है, ऐसा आरोप है, ऐसा हम लोगों की समझ भी है। इस पर भी प्रश्न उठाना चाहिए कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, और क्या ये क्या चल रहा है तेलंगाना में, क्या हो रहा है। मतलब ऑफ कोर्स तेलंगाना के लीडरशिप जो है वो उसका कहती है कि ये गलत है। और जैसा आपने देखा होगा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में अभी एक एक मंत्री है नो, सीतक का, जो कि माओवादी पार्टी में थी, और भी लोग हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। तो बहुत सारे लोगों ने सरेंडर करने के बाद
कांग्रेस पार्टी में जुड़े, और सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, वहां पे जो दूसरे दल हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति, और तेलंगाना का जो इंटेलिजेंस चेयर है, उस पर भी प्रश्न उठना चाहिए कि इतने दिनों से पीस टॉक्स की बात चलती रही, उन्होंने कभी इसका समर्थन नहीं किया। पर जैसे ही डबल इंजन की सरकार आई और तेलुगु नेता मारे जाने लगे, जो कि बहुत सारे सर्कल्स के अंदर में रहते थे, तब इन लोगों ने शांति वार्ता की बात करनी शुरू की। और जैसे ही वेणुगोपाल और रूपेश ने सरेंडर किया, फिर से उन्होंने पलटी मार दी। अब उन्होंने बातचीत करके दो तीन मांगे अपनी मंगा ली, तो उसका विरोध करने लगे और कहने लगे नहीं नहीं नहीं, अब तो ये लड़ाई अंत तक होगी। तो ये लड़ाई, ठीक है, वो कम्युनिज्म और रिवॉल्यूशन के लिए लड़ रहे थे, पर 99% इसमें लड़ने वाले मरने वाले आदिवासी थे। उनके लिए इन चाणक्य लोगों में, इन ब्राह्मण लोगों में, इस चौधरी जी, मिश्रा जी, राव साहब और रेड्डी साहब ने क्या किया, ये कहानी भी लिखी जानी चाहिए। और वो हिडमा की कहानी है ना, कि हिडमा के साइन ओके, मतलब मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा जो इससे जो जो बाप की बात समझ में आ रहा है शुभ्रांशु, वो ये है कि जो एक की कि कैसे आदिवासी मुद्दों और आदिवासियों को कैसे अबेंडन किया गया। जैसा सरकार ने शुरू में किया और लंबे समय तक उनके साथ ऐसा होता आया, वैसा ही अब माओवादियों भी करते दिखलाई पड़ते हैं। आपकी नहीं, एडमा से आप उसको उसके बारे में बताना चाहेंगे कि एडमा के साथ आपका कैसा साथ रहा? नहीं, मैं हिरमा से एक बार ही मिला हूँ। मैं जब किताब लिख रहा था, तो ये 2009 की बात है, तो उस समय जो जनरल सेक्रेटरी थे नंबलकेश्वर राव के पहले, जिनको हम लोग गणपति नाम से बुलाते हैं, तो गणपति से मैं मिलने गया था। और गणपति से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे कोई आपके टॉप आदिवासी लीडर से परिचय कराइए। तो उसी कैंप में लकीली हिडमा भी थे, और उनके साथ मैं लगभग एक हफ्ते रहा। और वही जो मैं बातें कर रहा हूँ कि जैसे ये ताड़मेटला के बारे में कहा जाता है कि मास्टरमाइंड हिडमा था। कौन मिस मास्टरमाइंड था तो नहीं जानते हैं, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ताड़मेटला होते ही रामन्ना नाम के एक वहाँ के दक्षिण बस्तर के सचिव थे, उन्होंने मुझे फोन किया, और इतनी डिटेल्स वो देने लगे कि मैं डर गया, क्योंकि पुलिस हम लोगों के फोन पे नजर रखती है। मैंने फोन काट दिया। तो जी, तो हिडमा ने फोन नहीं किया, रामन्ना ने फोन किया। तो जहां तक मेरी समझ है, हिडमा मास्टरमाइंड नहीं थे, रामन्ना मास्टरमाइंड थे। पर जो नैरेटिव फैलाया गया माओवादियों की तरफ से भी, और अब पुलिस की तरफ से भी, और मीडिया बस उसी को फॉलो करता है, कि हिडमा जो है वो खूंखार और दुर्दांत। और तो वो खूंखार और दुर्दांत का पिछले 2 साल में मैंने जो रूप देखा, वो तो बिल्कुल ही खूंखार नहीं था, वो बिल्कुल ही दुर्दांत नहीं था। वो तो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट रहा भी होगा, क्योंकि वो गोंदी जानता था, क्योंकि वो लोकल था। और आपके 99% या 100% लड़ाके यार अगर आदिवासी हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता होगा राव जी और रेड्डी जी की बजाय। पर उसके साथ कैसे धोखा किया गया अंत में, कि वो क्या मांग रहा था। वो कोई लाल किला में लाल झंडा नहीं मांग रहा था, जिसका हम लोग विरोध करते हैं कि भाई लाल किला में लाल झंडा कराना है तो कि चुनाव में आइए, है ना। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मांगे हैं उसकी, है ना। वो कह रहा है कि पैसा लागू होना चाहिए, वो कह रहा है कि फॉरेस्ट पर हमारी बात होनी चाहिए। जैसे जब मैं मिला था, तो मैंने पूछा कि भाई व्हाट वाज दैट लास्ट थिंग व्हिच हैपेंड, एंड आपने सोचा कि अब ज्वाइन करना चाहिए। तो किस तरह की कहानी वो बताता था कि मेरे भाई को, मेरे बड़े भाई को फॉरेस्ट गार्ड ने आके एक छापड़ मारा, क्योंकि उसने जंगल से लकड़ी काटी। और मैंने बोला इससे मेरे को बदलना है। तो वो कोई राजनीतिक सत्ता परिवर्तन कोई भी बात नहीं कर पाता, मतलब जहां तक मैंने समझा। मतलब वो मेरे से नाराज ही हो जाता था, आप तो ये चीन रशिया ऐसा क्या क्या पूछते रहते हो ना। मतलब हम तो कभी बस में बस चढ़े, कभी ट्रेन में भी नहीं चढ़े, है ना। एक सिनेमा शायद मैंने जिंदगी में देखा है इस तरह की। मतलब वो एक आदिवासी था, और उसमें बहुत गुस्सा था कि आप लोगों ने हम लोगों को
मनुष्य की तरह नहीं ट्रीट किया, और आज भी वही देखने को मिलता है आखिरी दिनों में। और शायद इससे भी यही उसकी जन्म में भी, जिंदगी में भी यही हुआ, और मृत्यु से भी यही साबित ऐसा होता है। इन राशि और थोड़ा सा और देखा इसको, और थोड़ा सा और एक हाइलाइटर रखना चाहें इस पे, कि ये जो दो दो वर्ग हैं माओवादियों के, जो एक है जो जिसको आप कह रहे हैं जो बाहर से आए हुए थे, और एक जो बस्तर के स्थानीय जो माओवादी बने, तो दोनों में क्या फर्क है, मतलब अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो? तो जैसे हिरमा जैसे लोगों ने बोला कि हम माओवादी हैं ही नहीं, जैसे मेरी जो शुरुआती अंडरस्टैंडिंग इस आंदोलन के बारे में बनी, जैसे हर की तरह हम भी पैराशूटिंग करते थे, उस समय हम बीबीसी में काम करते थे, और चूंकि मैं बस्तर से या छत्तीसगढ़ से हूँ, उस समय तो छत्तीसगढ़ भी नहीं था, तो मुझे ही भेजा जाता था। और जब मैं उनके साथ बैठ के बात करना शुरू किया, उनके अब जब आप जर्नलिज्म करते हैं आपके पास टाइम नहीं होता है ना, एक बाइट इधर से ले, दूसरा बाइट उधर से लिए, हड़बड़ी में है आप, कुछ फोटो लेना है, वापस जाना है ना। और जब मैं उनके साथ बैठना शुरू किया, महीने महीने रहना शुरू किया, तो उन्होंने क्या बातें मेरे को बोली। उन्होंने बोला कि भगत सिंह कौन था, आतंकवादी था कि फ्रीडम फाइटर था। मैंने कहा भैया हम तो फ्रीडम फाइटर कहते हैं, ब्रिटिश उसको टेररिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने कहा हम तो माओवादी नहीं है। मैंने कहा यार हरी वर्दी पहने हो, बंदूक लेके घूम रहे हो, पुलिस को मार रहे हो, क्या मतलब है। उन्होंने कहा जो भगत सिंह ने कहा था कि आपकी जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, वो बहरी है, तो उसने बम फेंका। वैसे ही आपका जो मीडिया है वो उनका मीडिया है जो हमारे जंगल लेना चाहता है, जो हमारी पानी लेना चाहता है, जो हमारी जमीन लेना चाहता है। आप हमारे बारे में कभी नहीं लिखोगे। तो आप बंदूक से आप पेन से लिखते हो, हम बंदूक से लिखते हो। तो वी आर इंफॉर्मेशन वॉरियर्स। और ये जो आज हम जो सीजी नेट का जो काम करते हैं, जैसे आज हम AIR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो बनाने का काम कर रहे हैं, वो आइडिया वहां से आता है। उन्होंने इस भाषा में नहीं, पर ये बोला कि हवा के जैसा मीडिया बना सकोगे, तब आप इस हिंसा को खत्म कर पाओगे। मीडिया नेचर ने भी हमको दिया है। आप और हम बात कर रहे हैं, तो हवा का मीडिया जो है वो डेमोक्रेटिक मीडिया है, वो बराबरी का मीडिया है। डेमोक्रेटिक शब्द उन्होंने उपयोग नहीं किया था। तो लेकिन वो मनुष्य ने जो मीडिया बनाया ना, वो बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, पर वो ओनरशिप वाला है, तो उसका मालिक है। और आप जब चाहते हो उसका बटन ऑफ कर देते हो, तो जो हम बोलते हैं वो न्यूज़ नहीं बनती है। आप शहर वाले जो बोलते हैं वो न्यूज़ बनती है। तो क्यों आप हमारी मदद करना चाहते हो अगर, तो हवा के जैसा मीडिया बनाओ। तो वो मैंने सोचना शुरू किया, और वो आइडिया इन लड़ाकों से आता है ना। तो ये ओरिजिनल थिंकर्स है ना ये। तो ये डेमोक्रेसी उनका शब्द नहीं है ना, एयर उनका शब्द नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो हमारा शब्द है, हमारा इंटरप्रिटेशन है। तो वो यही कह रहे थे कि सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र से नहीं चलेगा, आपको मीडिया को भी लोकतांत्रिक बनाना पड़ेगा, आपको फिनेंस को भी लोकतांत्रिक बनाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये सब उनके शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द हैं। पर वही इंटरप्रिटेशन है जो उस बातचीत का जो जिस निकल कर आता है उससे। एक मिनट, वापस वापस अगर इस बात को फिर से रेखांकित करें, कि जो तेलुगु और जो बाहर से आए हुए जो माओवादी थे, और जो स्थानीय आदिवासी जो माओवादी बने, उन दोनों में, मतलब उन दोनों में एक तो बात साफ दिखलाई पड़ती कि उनमें भी एक तरह के, उनके बीच में एक वर्ग संघर्ष उनके बीच में भी चल रहा था। और दूसरा ये कि उन दोनों के सोच में क्या, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आदिवासी के जहन में वो सारी क्रांति की या एक टेम्पलेट या एक समझ या इंडोक्ट्रिनेशन उस तरह का नहीं था, पर तो अ, पर उनका शायद था। तो इसके अलावा और क्या फर्क थे दोनों में? तो जो तेलुगु को ही हम, उसमें बंगाली भी हैं, उसमें मराठी भी हैं, मतलब ये बात बस्तर के बाहर से आकर जो माओवाद में शामिल हुए, और जो आज जितनी, क्योंकि आंध्र और तेलंगाना का जो समाज है वो कि माओवादी इमेजिनेशन से आगे बढ़ गया। माओवादी इमेजिनेशन आज भी मतलब 2025 में हम बात कर रहे हैं, तो बिगेस्ट कॉन्ट्रोडिक्शन लैंड है ना, कि भूस्वामी मतलब जो जमींदार है ना,
क्योंकि हमको दिख रहा है कि फिनेंस सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, जो नो इंटरनेशनल फिनेंस है, जो कि नो भारत जैसे देशों को चलाता है ना, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो जमीन छीनने का जो काम और डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो जरूरी है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जमीन के बाद जो चीजें चाहिए, बीज चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, वो इनके इमेजिनेशन में नहीं आए। तो तो माओवादी जिनको हम कहते हैं लीडरशिप, वो शायद बहुत समय जंगल में रहे या जो भी कारण है, वो आज भी वही न्यू डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वही जिसको हम लोग लाल किले में लाल झंडा कह रहे हैं। और इसको आंध्र ने रिजेक्ट कर दिया, उसको बंगाल ने रिजेक्ट कर लिया ना, पर वो आए कहाँ पर? छुपने के लिए, और वही रिवॉल्यूशन करने लगे वही बस्तर में। बस्तर के लोगों के अपने मुद्दे हैं ना, वहां उन्होंने महिलाओं को खड़ा किया। उनकी गोंड समाज में, आदिवासी समाज में महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता है। यद्यपि हम अगर हिंदू समाज से उसकी तुलना करें, तो आदिवासी महिलाएं बहुत फ्री हैं उस दृष्टि से। पर आदिवासी की दृष्टि तो देखें, तो ये आंदोलन जो है महिलाओं का आंदोलन। अभी जो मर रहे हैं वो लिस्ट आप देखेंगे तो लगातार 40% से 60% लड़कियां होती हैं। तो उन्होंने महिलाओं को खड़ा किया। वो आदिवासी जो है वो जुड़े, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि अबुझमाड़। अबुझमाड़ जो है वो हेडक्वार्टर था माओइस्ट का ना। और अबुझमाड़िया जो है वो प्रिमिटिव ट्राइब है, जो जिसको पीवीटीजी कहते हैं, और उनको एक विशेष फॉरेस्ट राइट्स मिल सकता है जिसको हैबिटेट राइट कहते हैं ना, जिसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है। तो हम लोग जो ये नई शांति प्रक्रिया करते थे, तो हम लोग मिलने गए, 2019 की बात है। और हमने उनको बताया कि ये जो राइट है, ये आपको अबुझमाड़ का अधिकार देता है। अब वो लागू होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि आप एक हफ्ते और रुक सकते हैं। मैं बिल्कुल रुक सकते हैं। एक हफ्ते बाद उन्होंने बड़ी मीटिंग बुलाई, और धीरे धीरे हम लोगों ने 4 बैठकें की, और अबुझमाड़ के लगभग 125 गांव के लोग रिप्रेजेंटेटिव उन मीटिंग्स में आए। पर जो तेलुगु नेतृत्व है उसने इसका विरोध किया। अब आदिवासी को अगर हैबिटेट राइट मिलता है, जिसका नाम हम लोगों ने पेन पट्टा दिया था, पेन मतलब भगवान, उन्होंने ही नाम दिया था ना, कि जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि सकल भूमि गोपाल की, तो उसी का उन्होंने ट्रांसलेट किया कि हैबिटेट वेबिटेट हम नहीं समझते हैं, पेन पट्टा इसका नाम है। और पेन पट्टा स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर ना। तो चौथी बैठक में वही 125 गांव के लोग आ गए। ये ओरछा जो हेडक्वार्टर है अबुझमाड़ियों का, अबुझमाड़ का, वहां हुआ। माओवादियों ने क्या किया? एक पोस्टर निकाला, अबुझमाड़िया समाज का जो अध्यक्ष है उसका फोटो लगाया कि इसको हम मृत्यु दंड की सजा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जमीन की मांग कर रहा है। ये शुभ्रांशु चौधरी, ये जो नई शादी प्रक्रिया है, ये दलाल है। ये आपको 5 एकड़ जमीन दिलाएंगे और बाकी अंबानी अडानी को दे देंगे। या तो माओवादियों को पता नहीं था कि हैबिटेट राइट क्या है, जो कि बहुत अनलाइकली है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं, तो सब पता है ना। तो उन्होंने, जैसे हमारा एक व्यक्ति है भोला बघेल, वो भी आदिवासी हैं, और वो मोटरसाइकिल लेके अंदर के गांव में चले गए, उनको पकड़ लिया। और माओवादियों ने, और जब उन्होंने समझाया कि हम ये हैबिटेट राइट की बात करने के लिए यहाँ आए हैं, तो उन्होंने कहा दादा अगर ये सही है, अगर ये आप जो कह रहे हैं सही है, और अगर सरकार ये हमको दे देगी, तो हमको लड़ने की क्या जरूरत है? तो वो कोई लाल किले में लाल झंडा, कम्युनिज्म, माओइज्म की बात नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे हम तो इसी के लिए लड़ रहे हैं, जो कि भारत के संविधान में 2005-6 से लिखा हुआ है। और इतने में क्या हुआ, वो तेलुगु लोग आ गए, उन्होंने भोला जी को पकड़ लिया, उनके आंख में पट्टी बांध दी। हमारा मोटरसाइकिल आज तक वापस नहीं मिला। और भोला जी किसी तरह से भाग के आए ना। तो क्या ये वो उनको बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे थे, क्या वो खुद नहीं जानते थे? मुझे नहीं मालूम। पर सरकार का क्या रवैया था, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, है ना। और जो चौथी बैठक की मैंने बात की, उसमें कलेक्टर भी आए थे। कलेक्टर ने मुझे बोला, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मुझे फोन आया है, ये सब फालतू के धंधे बंद कर, है ना? सरकार ने भी विरोध किया, माओवादियों ने भी विरोध किया। एक बात जो आदिवासियों के समर्थन मतलब के बहुत फायदे की हो सकती है। और मेरा जो शक है, तो आप 2006 और हम 25 में हैं, अभी तक वो एप्लीकेशन तक नहीं हुआ है। और अब अबुझमाड़ आजाद हो जाएगा, उसके बाद भी ये एप्लीकेशन नहीं होगा। एप्लीकेशन होगा भी तो वो कभी लागू नहीं होगा,
क्योंकि जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, जिसकी मांग हिड़मा कर रहे थे, जिसके लिए ये आदिवासी मूलतः लड़ रहे हैं कि उनको स्वशासन मिलता, वो तय करते कि अबूझमाड़ में माइनिंग होगी नहीं होगी, रोड बनेगा नहीं बनेगा, ये अधिकार भारतीय संविधान उनको देता है। उसको लागू करने की जब बात होती है तो हर तरफ से उनको चाकू। तो वो सरकार भी वही कर रहे हैं, माओवादी भी वही कर रहे हैं। माओवादी समझ के कर रहे हैं या ना समझ के कर रहे हैं पता नहीं, पर सरकार तो समझ के कर रही है। तो उन्होंने हिरमा से बात करने की भी जरूरत नहीं समझी, जबकि सबको ये समझ थी कि वेणुगोपाल और रुपेश के साथ सिर्फ 25% लोग आए हैं ना। और वेणुगोपाल मुझसे कह रहे थे कि 1000 लोग देव जी के साथ हैं, मतलब 75% लोग देव जी के साथ थे। और हिड़मा जो कि सिंबॉलिक है ना, हिड़मा अगर सरेंडर कर दे पूरे आदिवासी आपके साथ आ जाएंगे, क्योंकि आज हो रहा है। पर सरकार ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। तो क्या आप संकेत दे रहे हैं कि आजाद बस्तर कैसा होगा? तो आजाद बस्तर एक चारागाह होगा, जैसा हर जगह होता है वैसा ही होगा। आदिवासी के साथ पहले जो हुआ, माओवादी आंदोलन के समय में जो हुआ, द ओनली पॉजिटिव थिंग जो मुझे दिखता है कि ये जो मऊवासी बचाओ मंच पे जो उन्होंने जो कि उनका एक फ्रंट, जिसको वो कहते हैं जॉइंट फोरम या जो भी शब्द है उनका, मतलब जो लीगल फ्रंट्स वो तैयार करते हैं, उसपे इलीगैलिटी हटी है कुछ। अब जैसे अगर जिंदा होते अपने हिडमा, तो वो एक पॉलिटिकल फोर्स की तरफ आगे आ सकते थे। और उसमें से कुछ पॉलिटिकल फोर्स लीगल तरीके से शायद मूलवासी बचाओ मंच एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, वो शायद आदिवासी के मुद्दे उठाए। जैसे अब तक जितने भी तेलुगु लोगों ने सरेंडर किया है तेलंगाना में, मतलब एक आध को छोड़ दें, जैसे सीतक्का है जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई भी आदिवासी कोई लड़ाई लड़ता हुआ तो नहीं दिख रहा है ना। उसमें से बिल्डर बने हैं, माफिया बने हैं, है ना, पॉलिटिशियंस बने हैं, और एक्चुअली जनता की लड़ाई करने वाला तो ज्यादा नहीं दिखते हैं। तो बस ये होगा। ओके। बस्तर में जो अब आप जो कह रहे चलिए माओवादियों को अगर हम हटा दें, लगभग वो अपने खात्मे पर हैं या दिखलाई पड़ते हैं, फिर जो पॉलिटिशियंस हम जानते हैं कि दोनों पार्टियों के लोग किस तरह से किसके कहने पे चलते हैं। दूसरा तीसरा फिर बस्तर की एक आदिवासी हैं और उन आदिवासियों के इन हकों के लिए, जैसे कि वो हैबिटेट राइट है या पेसा है या फॉरेस्ट राइट्स है, तो उनके लिए कौन है जो इस समय लड़ रहे हैं, या कौन है जो उसको इस बात को आगे बढ़ाने में अभी भी लगे हुए हैं? नहीं, बस्तर में पॉलिटिक्स भी है, जैसे सीपीआई बहुत ग्राउंड बेस्ड काम करते हैं, और वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं ना। भारत में चुनाव, अभी जो वोट चोरी की जो नई बात है, ये तो नया है। तो पुराने तरीके से, मतलब जैसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, अब जो इनडायरेक्ट पैसा दे के, दारू पिला के, मुर्गा खिला के, या जो भी हो, तो बहिष्कार करके भी वहां पे बहिष्कारों की बाइकआउट की भी, मतलब वहां पर इसका तो बहुत फ्रॉड था। हम लोग जानते हैं कि माओवादी वोट डलवाते थे, है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैं अबूझमाड़ की बात करूं, माओवादियों और सरकार के बीच में डील कराई हमारे तथाकथित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने। कितने पैसे का लेन देन हुआ, और माओवादियों ने ये कहा, और कहाँ पे वो डील हुई, किसके यहाँ डील हुई, कौन कौन था, सब कुछ हम लोग जानते हैं। और सारी जनता जानती है किस तरह से आदिवासियों के पीठ में इन लोगों ने भी चाकू मारा है कि माइनिंग हम होने देंगे, पर बीच बीच में कुछ लोगों को मारेंगे, जिससे कि ये नैरेटिव भी बना रहे कि माओवादी जो है माइनिंग का और ये लोग विरोध कर रहे हैं। उसी तरह से जो चुनाव के विरोध की आपने बात की, मतलब इतना तक होता था कि चुनाव के एक हफ्ते पहले तक वो सीपीआई को वादा करते थे कि हम वोट कराएंगे, और एक हफ्ते पहले बदल जाता था और कोई और जीत जाता था। तो सभी ने, एक खेल है, बहुत बड़ा खेल है, उसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं। और ज्यादा बड़े खिलाड़ी जंगल में नहीं है, ज्यादा बड़े खिलाड़ी दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों में रहते हैं। और उन सब ने निरीह आदिवासियों को उपयोग किया। आदिवासी हर कोई निरीह नहीं है, तो बहुत सारे आदिवासी हम लोगों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। उन लोगों ने अपने अपने समाज का उपयोग किया और बड़े बड़े लोग बने हैं।
पर पर वो उतने शातिर नहीं हैं जितने शातिर हम चाणक्य लोग हैं, हम ब्राह्मण लोग हैं, हम शहरी लोग हैं, पर वो भी उसी रास्ते पर हैं। तो एक बहुत दुखद, एक बहुत ही पिछला 40 साल जो रहा है, हज़ारों लोग मारे गए हैं, जो कि माओवादियों ने मारा है, इस हिंसा में पुलिस ने मारा है, सबने मारा है, सब तरफ से। उससे कुछ बदलाव हुआ क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता है। अ, कुछ इससे बेहतर होगा क्या? जैसे हम लोग अभी पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अमूल का प्रयोग किया, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, वैसे ही अबुझमार महुआ यूनियन लिमिटेड बनाइए ना, जिससे कि जो प्रॉफिट है वो महुआ बिनने वाली महिलाओं को जाए। वो लोग हमारे जैसे लोगों को नौकर रखें ना, जैसे कि कुरियन ने अमूल को बनाया ना, पर ओनरशिप अमूल की हो। अमूल उस बस्तर का नाम वस्त्र से है। एक वो बांस का जंगल था। क्या बांस से क्या क्या हो सकता है? क्या जैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट में कपड़े बनाने के हर घर घर में कॉटेज इंडस्ट्री है, क्या वैसा? मतलब वो एक अगेन फिर वहीं आ जाता है बात कि हम उन्हीं उन्हीं एजेंसियों से अ, उस सब की अपेक्षा कर रहे हैं जो इस इन हालातों के लिए एक तरह से जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर जो शोषण दमन जो भी कुछ होता रहा है वो अ, नक्सलियों से पहले भी होता रहा और अब उनके बाद भी होता रहेगा, जैसे कि हम हमें लगता है और वो दिखता है कि साफ साफ उसके लिए उनका माई बाप उनका ख्याल रखने वाला उस तरह से अभी तक तो कोई ऐसा उस तरह से दिखलाई नहीं पड़ता और ना ही कोई प्रतिबद्धता दिखलाई पड़ती। जब बाकी पूरे भारत में ही हम देख सकते हैं कि जो भी हम ऐसे स्कीम्स बनाते हैं उनका क्या होता है, तो शायद अंदाजा है उसको लेकर उम्मीदों से अच्छा है कि एक तरह का रियलिज्म रहना चाहिए, कि यथार्थवादी रहना चाहिए कि कितनी चीजें हो सकती हैं। अभी के हिसाब से हिंसा खत्म होने के बाद शायद उम्मीद, जो एक बुनियादी उम्मीद है, वो यूँ करनी चाहिए कि वहाँ शांति रहे। अ, ये है कि उनकी जो ज़मीनें हैं वहाँ की खदानों के नाम पे कॉरपोरेट्स को ना दे दी जाएँ, वहाँ पे जो कुछ घाव है उनको भरने की कोशिश की जाए। बस्तर अपने आप में एक, जैसा कि आप कह रहे हैं, कि एक बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है जहाँ पे हम जनपक्षधर उद्यम की बारे में बात करें और वो अपने आप में उनको ज़रूरत दरअसल उतनी है नहीं सरकार की या बाकी चीज़ों की। वो अगर वो अपने बूते उनको काम करने दी जाए तो थोड़ा समर्थन के साथ में, पर वो कैसे होने दिया जाएगा, कौन करने देगा, क्यों चाहेगा कोई करना, ये सवाल भी है। फिर हम सब की जो एक, जैसा कि आप कह रहे हैं, एक उनका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है और एक बाकी सब का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो कि बहुत ही धूर्त और चतुर है हम सब लोगों की तरह, तो वो क्यों होने देगा उसको उस तरह से? एक ये बड़ा सवाल है। तो उसको एट द सेम टाइम ये भी साथ साथ ये भी होना चाहिए कि वो इस बात को बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो मुझे आपकी बात समझ में आता है कि ये जो हिड़मा को मारा जाना है जिस तरह से, वो खुद एक और ब्रिज को बर्न कर दिया गया जो कि बना रह सकता था, जिसके कारण आप एक उसकी तस्वीर बदलने में उनकी मदद दे सकते थे और एक नई तरह से एक नए तरह के बस्तर को बनाने में कर सकते। पर वो और ही जलेगा ही, और मतलब हम बस्तर को कम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को और उनके दिलों में उन जगहों को शायद खो रहे हैं, सब चीजें करके बढ़ा नहीं रहे हैं। तो ये सब भी शायद सोचने की बात है। फिर मैरिडमा लालडेंगा हो सकते थे, जैसे मिजोरम में आपको याद होगा कि लालडेंगा मुख्यमंत्री बने। तो मुख्यमंत्री की बात नहीं है। एक एक मुद्दा, जैसे जब मेरी ये बातचीत पिछले 2 सालों में लगातार होती रही है कि आत्मसमर्पण आप लोग कीजिए, तो दक्षिण बस्तर से तेलंगाना और आंध्र लगा हुआ है। वहां उन लोगों ने बार बार मुझसे कहा कि देखो, हम लोगों ने तो सरकार के खिलाफ बंदूक उठाया, पर जो विस्थापित होके आंध्र और तेलंगाना में रहते हैं आदिवासी, उनके प्रति सरकार का आज तक क्या रवैया है? वो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे आंध्र तेलंगाना की सरकार हो, और छत्तीसगढ़ की सरकार हो, बिल्कुल। आज तक, आज 20 साल हो गए उनको विस्थापित हुए, आज तक छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके लिए कोई योजना, कोई पुनर्वास की योजना नहीं बनाई है, बार बार बोलने के बावजूद भी। तो ये बार बार जब
हमारे तरफ से कुछ जाता था, उनकी तरफ से कुछ आता था। ये मुद्दा भी बार-बार पाया, पर सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। न अबंडन किया, अबंडन किया, उनको उनको अबंडन किया, उनको नहीं तो उनको उनके हाल पे उनको मरने के लिए छोड़ दिया उन्होंने। ये उन्होंने किया ना, ये उनका कृत्य। हमें नहीं कहते कुछ नहीं किया, ये तो किया कि जब वो कहे कि हम यहाँ विस्थापित हैं, जब वो कहे कि हम यहाँ मर रहे हैं, जब वो कहे कि यहाँ पे एक हमको स्कूल चाहिए, तो आपने उनको छोड़ा उनके हाल पे। तो वो भी अपने आप में एक कृत्य है। न करना, हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं किया, नहीं मतलब आपने नहीं करना भी एक तरह का आपका एक निर्णय था, जो कि आप चाहते तो आप कर सकते थे। आप सरकार थे, आपका काम था कि उसको ठीक करना, तो उन्होंने नहीं किया। तो ये अपने आप में जाहिर तौर पे बतलाता है, अभी तक का जो रिकॉर्ड है शुभ्रांशु बस्तर को लेके, वो रिकॉर्ड यही दिखाता है कि ऐसी कोई उम्मीद करना जो चीज़ों को एकदम से बदल देगी, शायद मासूमियत भरी चीज़ लगती हो। पर इतनी तो हम कर सकते हैं कि शायद अब हिंसा कम होगी तो शायद थोड़ी सी शांति होगी, थोड़ी सी पुरानी जो लूटपाट मच रही थी अब वो नए तरह से लूटपाट में ना बदले, उसके लिए कुछ गार्ड रेल्स जैसी चीज़ें हों। इस बात का कोई अंदाज़ा लगा पाना शायद ज़रूरी होगा कि और कैसे ये हो पाएगा, कि कौन लोग हैं जो उसके लिए अभी भी लड़ेंगे, चाहे वो अदालतों में जाके है या जो संवैधानिक सीमाओं में रहकर लड़ाई लड़ने की बात है, वो कैसे होगा। और वो जो कि फिर घूम फिर के एक बात ये भी आती है, और न सिर्फ बस्तर के लिए, पूरे देश के लिए, कि जो आदिवासी नेतृत्व कहाँ है, कौन है जो एक होलिस्टिक तरह से बात करता है कि इस देश के आदिवासियों को कि उनके उनके मसले और उनके अधिकार कैसे सुनिश्चित किए जाएं। क्योंकि वो सबसे वो हम चाहे वो मणिपुर है या बस्तर है या नागालैंड है, आप हर तरफ ये देख सकते हैं कि उनके साथ जो कुछ जहाँ भी हो रहा है वो अ, सगा व्यवहार तो नहीं है, सौतेला अलग अलग ग्रेडियंट में शायद हो सकता है, दिखलाई भी पड़ता है उस तरह से। तो मैं शुरू में बताना भूल गया, शुभ्रांशु जो है वो एक सीजी नेट 16 चलाते हैं, और उन्होंने एक किताब भी लिखी है माओवादियों के ऊपर, लेट्स कॉल हिम वासु, जो कि 11-12 साल उनके साथ रहकर बात करके और उसके आधार पर उन्होंने किताब लिखी थी। और उसके साथ साथ वो सिटीजन जर्नलिज्म का ये पोर्टल जो सीजी नेट 16 चलाते हैं। और उसके पहले हम लोग 1989 में देशबंधु में साथ में हमने काम शुरू किया था, और फिर शुभांशु बाद में बीबीसी में भी रहे और कई और जगह उन्होंने जर्नलिज्म वगैरह किया। तो बहुत शुक्रिया शुभ्रांशु इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हम लोग आगे भी इस बात के ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि ये सबसे जिसको बोलते हैं कि जो हाशिए के लोग हैं, जो लोग कतार के आखिरी लोग हैं, जो जिनको गांधी कहते थे कतार के आखिरी वाले के बारे में सोचो तो शायद तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारा फैसला ठीक होगा। अगर उसके अगर हित में है तो वो ठीक है। बस्तर का आदमी कतार का आखिरी आदमी है और औरत है, और उनके बारे में अगर आप नहीं सोच रहे तो शायद आप इस देश के बारे में भी ठीक से नहीं सोच रहे हैं। और ये ध्यान में रख के हम लोग ये बात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो उसको सुन रहे हैं वो सब भी इस तरह से सोचें बस्तर के लोगों के बारे में, कि वो जो कतार के आखिरी हैं इस देश में, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, और जो लोग हाशिए पर हैं और जिनको हाशिए के बाहर धकेला जा रहा है उनके बारे में। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसको हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए, इस कार्यक्रम को लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार और अपना रखते थे। धन्यवाद। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।